हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग CGPCS का जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो सारा कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थल एवं पर्यटन और उनकी जनजाति पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा होगा भोरम देव। ठीक है, भोरम देव कहाँ है, कौन से जिले में? कवर्धा जिले में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि भोरम देव कौन से जिले में है। फिर देखिए, कवर्धा जिला के ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव नामक एक स्थान में भोरम देव स्थित है। याद रखिए, भोरम देव मंदिर जो है उसके निर्माणकर्ता जो है वो फणिनाग वंश के राजा गोपाल देव है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो भोरम देव मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किसने कराया? तो याद रखिएगा, फणिनाग वंश के राजा गोपाल देव ने कराया था। और कौन सी शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में। फिर देखिए शैली के बारे में, कि मंदिर निर्माण की जो शैली है भोरम देव मंदिर की, वो कौन सी शैली है? नागर शैली। ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए, यह चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो में बनाए गए मंदिरों की शैली से प्रभावित है। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। इसका नामकरण गोंड देवता भोरम देव पर किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कनिंघम ने सर्वप्रथम इसे चिन्हांकित किया था। इस मुख्य मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े, नटराज, गणेश, मिथुन मूर्तियां बनाई गई हैं। फिर देखिए मड़वा महल। मड़वा महल कहाँ है बताइए? कौन से जिले में है? कवर्धा जिले में। और मड़वा महल के जो निर्माण करता है वो फणिनाग वंशी राजा रामचंद्र देव द्वारा 1349 में कराया गया था, ठीक है। रामचंद्र देव नाम याद रखिएगा। और ऊपर मैंने जब भोरम देव पढ़ाया, भोरम देव मंदिर, तो उसका निर्माण किसने कराया था? गोपाल देव ने कराया था। देखिए, भोरम देव से 1 किलोमीटर दूर कबीरधाम मार्ग पर मड़वा महल स्थित है। मड़वा महल को दुल्हा देव भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दुल्हा देव याद रखिएगा, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ एक ऐतिहासिक विवाह हुआ था। शिलालेख के आधार पर सिद्ध होता है कि नागवंशी राजा है वंशी राजकुमारी से यहाँ विवाह किए थे। इस मंदिर का जो निर्माण है वो नागवंशी राजा रामचंद्र देव के द्वारा हुआ था। फिर देखिए अगला क्या है? अगला है छेरका महल। छेरका महल कहाँ है? ये भी कवर्धा में है, याद रखिए। मड़वा महल से 1 किलोमीटर दूर तथा भोरम देव मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में छेरका महल स्थित है। वस्तुतः यह महल नहीं है बल्कि एक शिव मंदिर है, याद रखिएगा। और इस पूर्वाभिमुख मंदिर में केवल एक गर्भगृह है जिसमें कि शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह से छेरी यानी कि बकरी के शरीर से आने वाली गंध जो है निरंतर आती है, इसीलिए इसका नाम जो है छेरका महल रख दिया गया है, ठीक है। यह एक रहस्य है जबकि वहाँ कोई बकरी नहीं है। भोरम देव में महाशिवरात्रि के पावन पर्व एवं चैत्र सुदी तेरस के अवसर पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। फिर है रतनपुर, जो कि बिलासपुर में है। रतनपुर का मंदिर, उसके प्रमुख ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल देखिए। देखिए याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में रतनपुर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि जब ब्रिटिश शासनकाल चला था, ठीक है, तो कलचुरियों द्वारा ये बसाया गया था। और कलचुरियों के शासन के पश्चात मराठा काल में भी रतनपुर की जो राजधानी, मतलब रतनपुर ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रही थी, इसलिए जो रतनपुर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर देखिए तत्पश्चात अंग्रेजों ने सन 1818 में रतनपुर से राजधानी को रायपुर स्थानांतरित कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रतनपुर से राजधानी को रायपुर किसने स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने। फिर देखिए रतनपुर का किला के बारे में है कि यह दुर्ग हाथी किला के नाम से जाना जाता है। रतनपुर का किला, जिसकी लंबाई जो है 700 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर है, जिसकी खाइयाँ एवं अवशेष आज भी दर्शनीय है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए अगला है महामाया मंदिर। तो छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों में महामाया मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसे कुमारी शक्तिपीठ भी कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ सती का दाहिना स्कंद गिरा था महामाया मंदिर में, ठीक है।
फिर इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महामाया मंदिर जो है रतनपुर का, उसका निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। वर्तमान काल में यह मंदिर महामाया देवी के नाम से ही फेमस है। मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती देवी की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रियों में मेले लगते हैं। फिर देखिए कंठी देउल। कंठी देउल क्या है? रतनपुर के एक सरोवर में वाम पार्श्व में नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग कंठी देउल कहते हैं। पत्थरों से निर्मित इस मंदिर की संरचना सर्वतोभद्र किस्म की है। इसका अर्थ यह है कि इसमें चारों दिशाओं में द्वार हो। मंदिर नीचे से वर्गाकार किंतु प्रथम तल से ऊपर अष्टकोणीय है। गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। फिर देखिए अगला है राम टेकड़ी। राम टेकड़ी रतनपुर से पूर्व दिशा में एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है। इस पर एक राम मंदिर स्थित है, जिसे कि बिंबाजी भोसले ने कलछुरियों पर अपनी विजय की याद में बनवाया था। मंदिर के मंडप में अग्रभाग में एक छोटा सा अन्य मंदिर है, जिसके गर्भगृह में भगवान की नहीं बल्कि बिंबाजी भोसले की प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इस छोटे मंदिर का निर्माण बिंबाजी की विधवा रानी आनंदी बाई द्वारा अपने पति की स्मृति में कराया गया था। फिर अगला देखिए बादल महल। कलचुरी राजा मानसिंह ने रतनपुर से 3 किलोमीटर दूर एक नगर बसाने का प्रयास किया था, जिसका नाम राजपुर था, जिसके अब केवल भग्नावशेष ही बचे हैं। और याद रखिएगा कि इनमें से 7 मंजिला भवन भी है, जिसको कि स्थानीय लोग सतखंडा महल के नाम से भी जानते हैं या बादल महल के नाम से भी जानते हैं। इसके निकट ही एक बावड़ी भी है। निकट स्थित पहाड़ी पर लखनी देवी का मंदिर भी है। फिर अगला देखिए कि रायपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर राजिम स्थित है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ महानदी पैरी और सोंढूर नदियों का संगम है। राजिम को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और पंचकोशी के नाम से भी जाना जाता है। राजिम को एक और नाम से जाना जाता है, पद्मावतीपुरी। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद राजीव लोचन मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए राजीव लोचन मंदिर जो है वो राजिम में ही त्रिवेणी संगम के निकट राजीव लोचन मंदिर छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर में अंकित महामंडप की पार्श्व भित्ति पर कलचुरी संवत वहां सन 1154 ईस्वी अंकित है। और याद रखिएगा कि इस शिलालेख में कलचुरी पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनानी द्वारा तलहारी मंडप को पराजित करने का वर्णन भी मिलता है। दूसरा शिलालेख 8वीं या 9वीं शताब्दी में लिखा गया प्राप्त होता है, जिसे पढ़ने से क्या पता चलता है? पता चलता है कि यह एक विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जो राजीव लोचन मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है, ठीक है। ये इस चीज को याद रखिएगा, विष्णु मंदिर है। और याद रखिएगा कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो नल वंश की शासक विलास तुंग ने करवाया था। बाद में रतनपुर राज्य के सामंत जगतपाल ने जीर्णोद्धार भी इसका करवाया था। इस मंदिर का विमान का शिखर पर इसमें द्रविड़ शैली दिखाई देती है। राजीव लोचन मंदिर में कौन सी शैली दिखाई देती है? द्रविड़ शैली दिखाई देती है। फिर देखिए कुलेश्वर महामंदिर। कुलेश्वर महामंदिर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है पंचमुखी महादेव के दर्शन विश्व में गिने चुने स्थानों पर होते हैं, उनमें से एक है राजिम। याद रखिएगा राजिम में पंचमुखी महादेव के दर्शन होते हैं, जहाँ पर पंचमुखी कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर महानदी पैरी और सोंढूर तीनों नदियों के संगम पर बना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुलेश्वर मंदिर जो है वह कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना है, ठीक है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम, सीता जी एवं लक्ष्मण के वनवास के दिनों में यहाँ कुछ दिनों के लिए निवास स्थल बनाया गया था। फिर इस संगम स्थल पर स्थापित कुलेश्वर महादेव का उल्लेख भी सतयुग की कथाओं में मिलता है। फिर उसके बाद देखिए पंचकोशी। पंचकोशी एक तीर्थ स्थल है। राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी था, ठीक है, पद्मावतीपुरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मावतीपुरी किसका प्राचीन नाम था। मान लीजिए ऑप्शन में राजिम, शिवरी नारायण और भी दे देता है, तो हमें याद होना चाहिए कि पद्मावतीपुरी किसका नाम था?
राजिम का नाम था। फिर ऐसा नाम रखने का जो आधार है वह यह था कि राजिम का कुलेश्वर मंदिर केंद्र में है, जिसके आसपास 8-9 मील की दूरी पर कमल की पंखुड़ियों की भांति 5 तीर्थ स्थल है, जिसके नाम है पटेश्वर, पटेवा, चंपेश्वर, चंपारण, कोपेश्वर, कोपरा, ब्रह्मनेश्वर, ब्रह्मानी, फिंगेश्वर, फिंगेश्वर। ठीक है, इसलिए इसे पंचकोशी कहा जाता है। इनकी बनावट कमल के फूल की भांति है, अतः इसे कमल क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर देखिए चंपारण या रायपुर, याद रखिए चंपारण या महावल्लभाचार्य की जन्म स्थली मानी जाती है। ठीक है, फिर है ये रायपुर से 56 किलोमीटर दूर है और राजिम से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। फिर अगला देखिए मल्हार, यह स्थान बिलासपुर के मस्तूरी तहसील से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल से लेकर मध्यकाल का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त हुआ है। यहाँ से मौर्य काल की ईंटों की दीवार भी मिली है। कहाँ से? मल्हार से। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है, मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर मौर्य काल के ईंटों की दीवार भी मिली है, तो याद रखिएगा मल्हार से मिला है। ठीक है, देखिए कलचुरी नरेश पृथ्वी देव द्वितीय के शिलालेख में भी इसका प्राचीन नाम मल्लाल ही दिया गया है। अन्य शिलालेख में इसका नाम मल्लाल पतन है। मल्लाल पतन 3 नदियों अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ से घिरा हुआ है। फिर देखिए 10वीं से लेकर 13वीं सदी तक के समय में मल्हार में विशेषतः शिव मंदिरों का निर्माण हुआ है। इनमें से 1167 ईस्वी में निर्मित केदारेश्वर मंदिर यानी कि पतालेश्वर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण सोमराज नामक एक ब्राह्मण द्वारा कराया गया था। याद रखिए कि धुर्जटी महादेव का अन्य मंदिर कलचुरी नरेश पृथ्वी देव द्वितीय के शासन काल में उसके सामंत ब्रह्मदेव द्वारा 1163 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा और इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है सिरपुर, जो कि महासमुंद जिले में है। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि ये सिरपुर जो है वो कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो शिवपुर है वो महासमुंद जिले में स्थित है। रायपुर से 80 किलोमीटर दूर महासमुंद जिले में सिरपुर स्थित है। महासमुंद जिले में महानदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ यह छत्तीसगढ़ का प्राचीन नगर है। सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर अर्थात समृद्धि की नगरी एवं चित्रांगदपुर था। संभवतः यह महाभारत कालीन अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी और इसका नाम मणिपुर था। सिरपुर शरभपूरीय वंश एवं पांडु वंश तथा सोमवंशी राजाओं की राजधानी थी। फिर देखिए अगला लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, तो याद रखिए कि पांडु वंश जो कि सोम वंश से रिलेटेड थे, ठीक है, मतलब पांडु वंश को सोमवंश भी बोलते थे। ठीक है, कि राजा हर्षगुप्त का विवाह मगध की मौखरी राजा सूर्यवर्मा की बेटी वासटा देवी से हुआ था। वह वैष्णव धर्मावलंबी थी। पति के स्वर्गवास होने के उपरांत पति की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु राजमाता वासटा ने सिरपुर में हरि यानी विष्णु का मंदिर बनवाया था। याद रखिएगा, आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से इसी मंदिर को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा वासटा देवी ने। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पहले ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि लक्ष्मण मंदिर कौन से ईंटों से बना है, तो याद रखिएगा लाल ईंटों से बना है। फिर अगला देखिए गंधेश्वर महादेव। ठीक है, गंधेश्वर महादेव का स्थापना काल जो है वो 8वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार चिमंजी भोसला राजा द्वारा कराया गया था। यहाँ काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर प्रांगण में भगवान बुद्ध, जैन प्रतिमा, विष्णु, महिषासुर मर्दिनी, नटराज की प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती है। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें भगवान बुद्ध, जैन, विष्णु, महिषासुर मर्दिनी एवं नटराज की प्रतिमाएं एक साथ दृष्टिगोचर होती है, तो ये कौन सा मंदिर है? गंधेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चिमंजी भोसला राजा ने करवाया था।
अब देखिए ताला गाँव कहाँ है? तो बिलासपुर में है। बिलासपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर रायपुर मार्ग पर भोजपुर ग्राम से लगभग 7 किलोमीटर तथा बिलासपुर रायपुर रेल मार्ग पर दगौरी स्टेशन से मात्र 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये मनियारी नदी के तट पर ताला गाँव नामक स्थान है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो ताला गाँव है, वो कौन-सी नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा मनियारी नदी पर, ठीक है? फिर देखिए देवरानी जेठानी मंदिर। ताला गांव में मनियारी नदी के किनारे 2 मंदिर स्थित हैं। संयुक्त नाम देवरानी जेठानी मंदिर ग्रामीणों द्वारा इनकी स्थिति के कारण दिया गया है। बाएं जेठानी तथा दाहिने पार्श्व पर देवरानी मंदिर स्थित है, याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि मान लीजिए स्टेटमेंट में लिखा है कि दाएं में जेठानी और बाएं में देवरानी मंदिर स्थित है, तो याद रखिए वो स्टेटमेंट गलत होगा। बाएं में जेठानी है और दाएं में कौन है? देवरानी मंदिर स्थित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो किस काल की है? तो याद रखिएगा गुप्त काल की है, ठीक है? यहाँ पर गुप्तकालीन शिल्प स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है ये मंदिर। और याद रखिए यह एक जलेश्वर शिव का मंदिर है। देवरानी जेठानी मंदिर में कौन से भगवान है? शिव जी हैं, ठीक है? याद रखिएगा। फिर अगला देखिए खरौद। खरौद कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में। याद रखिए शिवरी नारायण से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जांजगीर चांपा जिले में स्थित इस नगर का प्राचीन नाम इंद्रपुर था। यहाँ सोमवंशी राजाओं द्वारा निर्मित भगवान लक्ष्मणेश्वर मंदिर लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है, याद रखिएगा। इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। किसे? खरौद को। लक्ष्मण ने इस स्थान पर शिवजी की तपस्या की, संभवतः इसलिए इसका जो नाम है वो लक्ष्य लिंग पड़ा है। देखिए यहाँ लिखा है कि लक्ष्मण ने इस स्थान पर यानी कि खरौद पर शिव जी की तपस्या की थी और इसीलिए इसका नाम लक्ष्य लिंग पड़ा है, याद रखिएगा। खरौद को और किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्य लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक मेला लगता है और शिवरी नारायण वैष्णव मत एवं खरौद शैव मत का केंद्र है, याद रखिए। शिवरी नारायण वैष्णव मत, खरौद जो है शैव मत का केंद्र था, इसलिए इसे क्रमशः विष्णुकांक्षी एवं शिवकांक्षी भी कहा जाता है। एक बात याद रखिए कि जो खरौद है, खरौद को लक्षलिंग के नाम से भी जाना जाता है और शिवकांक्षी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि जो खरौद है वह भगवान लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है, याद रखिएगा। खरौद में कौन से भगवान जी हैं? तो यह शिव मंदिर है। फिर देखिए डीपाडीह। डीपाडीह बलरामपुर जिले में है और यह बलरामपुर जिले की सामरी तहसील में अंबिकापुर से 73 किलोमीटर दूर कुसमी सड़क मार्ग पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार डीपाडीह में कभी सामनी सिंह नामक द्रविड़ राजा का आधिपत्य था। यहाँ पर लगभग 6 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राचीन भग्न मंदिरों के अवशेष टीलों के रूप में विद्यमान है। याद रखिए कि डीपाडीह में प्रमुख रूप से सामत सरना उरांव टीला रानी पोखरा चामुंडा मंदिर पंचायतन मंदिर एवं बोरजा टीला में खनन कार्य के अनेक मंदिर ज्ञात हुए हैं। फिर देखिए खल्लारी। खल्लारी जो है वो महासमुंद जिले में है, याद रखिए। खल्लारी कहाँ है? महासमुंद जिले में। रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर आरंग खरियार रोड मार्ग फिर बाहरा विकास खंड में खल्लारी ग्राम स्थित है। इसका प्राचीन नाम खल्लवाटिका या खैवाटिका है। खल्लारी का प्राचीन नाम क्या है? खल्लवाटिका या खैवाटिका। यहाँ से देवालय से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि यह स्थान विक्रम संवत 1471 अर्थात ईस्वी सन 1415 का है। उसमें उल्लेखित है कि यह है वंशी राजा हरि ब्रह्मदेव की राजधानी थी। खल्लारी किसकी राजधानी थी? है वंशी राजा हरि ब्रह्मदेव की राजधानी थी। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? यह मंदिर देवपाल मोची द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? देवपाल मोची के द्वारा बनवाया गया था। कलचूरियों की रायपुर शाखा के अंतर्गत खल्लारी भी एक महत्वपूर्ण गढ़ था, याद रखिएगा। और यहाँ खल्लारी माता का भी एक मंदिर है। फिर अगला देखिए, अगला क्या है? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ कौन से जिले में है? तो राजनांदगांव में है, ठीक है? याद रखिएगा। देखिए प्राचीन नाम कामावतीपुरी है। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कामावतीपुरी। राजनांदगांव जिले में मुंबई हावड़ा मार्ग स्थित है और राजनांदगांव जिले में यह मुंबई हावड़ा मार्ग पर स्थित है डोंगरगढ़ मंदिर, ठीक है? देखिए
कामावतीपुरी के राजा वीरसेन ने डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर महेश्वरी देवी यानी कि पार्वती माँ का मंदिर बनवाया था। यह मंदिर जो है बमलेश्वरी देवी मंदिर के नाम से ही फेमस है। और याद रखिएगा कि जो डोंगरगढ़ में शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है। यहाँ पर मंदिर तक जाने के लिए रोप वे भी बनाया गया है और यहाँ प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 30 फीट ऊंची बौद्ध प्रतिमा भी दर्शनीय है। फिर देखिए दामाखेड़ा। दामाखेड़ा बलौदाबाजार जिले में है। बलौदाबाजार जिले में सिमगा के निकट यह कबीर पंथियों का तीर्थस्थल है। कबीर पंथियों का तीर्थस्थल कौन सा है? दामाखेड़ा। कौन से जिले में है दामाखेड़ा? बलौदाबाजार में है, याद रखिएगा। यहाँ कबीर मठ की स्थापना की गई थी और कबीर पंथ के 12वें वंश गुरु उग्र नाम साहब ने की थी। कबीर आश्रम एवं समाधि यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। श्री मुक्तामणि नाम साहब श्री मुक्तामणि नाम साहब कबीर पंथ के प्रथम वंश गुरु कहलाए थे। याद रखिए, श्री मुक्तामणि नाम साहब क्या कहलाए थे? कबीर पंथ के प्रथम वंश गुरु। फिर देखिए फिर अगला क्या है? आरंग। आरंग जो है वो रायपुर जिले में है, ठीक है। मंदिरों का शहर आरंग कहलाता है, ठीक है। रायपुर से संबलपुर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर यह स्थित है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। आरंग को क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगर, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन आता है कि मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है और ऑप्शंस में मान लीजिए कि दिया हुआ है आरंग, बिलासपुर, कवर्धा, तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है? आरंग को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ का भांड देवल मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, जिसमें जैन तीर्थंकरों नेमिनाथ और अजीतनाथ तथा श्रेयांश की भी मूर्तियां हैं। फिर देखिए अगला क्या है? मैनपाट। मैनपाट याद रखिएगा ये सरगुजा जिले में है और मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर तो बड़े बौद्ध मठ भी बहुत फेमस है और यहाँ शरणार्थी तिब्बती भी निवास करते हैं। यह सरभंजा जलप्रपात मतिरिंगा रिहंद नदी का उद्गम एवं टाइगर पॉइंट जलप्रपात है, ठीक है। मेन पार्ट में क्या क्या है? सरभंजा जलप्रपात, मतिरिंगा रिहंद नदी का उद्गम, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है? बारसूर। बारसूर कहाँ है? बस्तर जिले में है, ठीक है। याद रखिएगा कि बारसूर में बत्तीसा मंदिर है और चंद्रादित्य मंदिर है, नारायण गुड़ी है, पेदम्मा गुड़ी आदि प्रमुख यहाँ दर्शनीय स्थल है, ठीक है। फिर देखिए मामा भांजा मंदिर जो है वो नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है? बारसूर यानी बस्तर में स्थित है मामा भांजा मंदिर। देखिए यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक भांजे के द्वारा मामा की हत्या कर दी जाए, मतलब यहाँ पे कर दी गई थी। इस वजह से यहाँ पर जो मंदिर बना उसका नाम रखा गया था मामा भांजा मंदिर, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है? विशाल गणेश प्रतिमाएं, यानी ये जो है ये विश्व की तीसरी विशाल गणेश की मूर्ति है। बतीसा मंदिर के निकट ही युगल गणेश की प्रतिमा है जो संपूर्ण भारत में विख्यात हो चुकी है। बड़ी प्रतिमा की लंबाई 7 फीट है और जबकि बगल में स्थित छोटी गणेश प्रतिमा जो है वो 5.5 फीट की है। ये दोनों गणेश प्रतिमाएं जो है वो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, याद रखिएगा इस चीज को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बारसूर में एक मूर्तिशाला का भी निर्माण किया है। फिर अगला देखिए तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम कौन से जिले में पड़ता है? तो याद रखिएगा तुरतुरिया आश्रम जो है वो बलौदाबाजार जिले में पड़ता है। तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। कहा जाता है कि राम द्वारा सीता जी को त्यागने के पश्चात सीता ने इसी आश्रम में आश्रय लिया था तथा लव कुश का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ माना जाता है। कौन सा आश्रम में? तुरतुरिया आश्रम में। फिर अगला देखिए चंदखुरी। चंदखुरी कौन से जिले में पड़ता है? तो रामायण जिले में पड़ता है, ठीक है। सॉरी, रायपुर जिले में पड़ता है। देखिए यहाँ पर प्राचीन शिव जी का एक मंदिर है चंदखुरी में। राम की माता कौशल्या के पिता भानुमंत दक्षिण कौशल के राजा थे। उनके राज्य में चंदखुरी क्षेत्र शामिल था। यहाँ कौशल्या माता का भी मंदिर है चंदखुरी में। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कौशल्या माता का मंदिर कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा रायपुर के चंदखुरी में। रामायण युग के वैद्य सुषेण यहीं के निवासी थे। एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर जो है वो चंदखुरी में स्थित है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एकमात्र
कौशल्या माता का जो मंदिर है वो चंदखुरी में स्थित है और चंदखुरी कौन से जिले में आता है? रायपुर जिले में आता है। फिर है चैतुरगढ़ का किला। चैतुरगढ़ का किला जो है वो कोरबा जिले में है। इस किले का निर्माण कलचुरी शासक बहार शाह ने कराया था। प्रख्यात पुरातत्वविद बेगलर ने दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ के किले को देश के अभेद्य किलों में शामिल किया है। दुर्गम पहाड़ियों एवं सघन वनों से आच्छादित वर्ष भर हरियाली और शीतल जलवायु के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाफा। लाफा कहाँ है? चैतुरगढ़ में, कोरबा जिले में। ठीक है, देखिए कोरबा जिले में पाली के पास पहाड़ी शिखर पर स्थित यहाँ महामाया मंदिर, किले का भग्नावशेष, तालाब और गुफा शिव दर्शनीय स्थल है। गुफा शिवलिंग के संदर्भ में यह जनश्रुति प्रचलित है कि भस्मासुर का वध इसी गुफा में हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ताता पानी है वो कौन से जिले में है? तो ताता पानी जो है वो गर्म जल स्रोत है और ये बलरामपुर जिले में पड़ता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिमलीगुड़ा। याद रखिए भारत का सबसे ऊंचा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ा है, जो कि जगदलपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर स्थित है। फिर है लूतरा शरीफ। लूतरा शरीफ बिलासपुर में है। याद रखिएगा मुस्लिम संत सैयद हजरत बाबा इंसान अली शाह की यह दरगाह है। यह बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के समीप स्थित है। फिर देखिए नागपुरा। नागपुरा कौन से जिले में पड़ता है? दुर्ग जिले में। याद रखिए कि जो नागपुरा है उसे पारस नगर भी कहते हैं। इसमें एक जैन तीर्थंकरों की एक भव्य मूर्तियां विराजमान है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल है। यदि पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल कौन से जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में कौन सा स्थान? नागपुरा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसे बेसिकली पार्श्वनाथ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और जगतपाल सिंह ने पार्श्वनाथ की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था। फिर है पाली। पाली कहाँ है? कौन से जिले में? तो याद रखिए जो पाली है वो कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले में 9वीं सदी में प्राचीन बाणवंशी राजा विक्रमादित्य जयमेव द्वारा निर्मित शिव मंदिर है। यहाँ भी मंदिरों में मिथुन मुद्राओं का कलात्मक चित्रण है। देखिए कुनकुरी जो है वो जशपुर जिले में है। कुनकुरी कहाँ है? जशपुर जिले में। देखिए कुनकुरी का चर्च जशपुर जिले में है, जो कि रायगढ़ जशपुर राजमार्ग में जशपुर से लगभग वो 45 किलोमीटर पहले ही स्थित है और कैथोलिक ईसाइयों का पवित्र स्थल है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च भी ये है। कौन सा? कुनकुनी में है। और कुनकुनी कौन से जिले में पड़ता है? जशपुर जिले में पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए मदकू द्वीप। मदकू द्वीप जो है वो मुंगेली जिले में पड़ता है। ईसाइयों तथा हिंदुओं का पवित्र स्थल शिवनाथ के तट पर स्थित है मदकू द्वीप। और याद रखिएगा मदकू द्वीप, मान लीजिए यदि पूछ लेता है क्वेश्चन में कि मदकू द्वीप जो है वो कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कुटुमसर की गुफाएं। देखिए बस्तर जिले में स्थित कुटुमसर गुफा भूगर्भित गुफा है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा गुफा है जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो याद रखिएगा कुटुमसर की गुफाएं। या फिर अगर ये पूछा जाए कि कुटुमसर की गुफाएं कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और यदि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुटुमसर की जो गुफाएं हैं वो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा बस्तर जिले में है। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस इसमें ही बना लिया। ठीक है, फिर देखिए इस गुफा के खोजकर्ता प्रोफेसर शंकर तिवारी हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ देता है कि जो कुटुमसर की गुफाएं हैं उसकी खोज किसने की, तो याद रखिएगा प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की है। और यह भारत की सबसे गहरी गुफा है। अमेरिका में स्थित विश्व की सर्वाधिक लंबी गुफा कार्ल्स वॉर ऑफ केव से इसकी तुलना की जाती है। कुटुमसर गुफा में स्टैलेक्टेमाइट और स्टैलेक्टाइट से निर्मित यहाँ आकृतियां जो होती है ना वो काफ़ी फेमस है, मतलब लोग उसे देखने आते हैं। ठीक है, एक पर्यटन स्थल के रूप में ये फेमस है। फिर देखिए अगला है जोगीमारा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा एवं रामगढ़ गुफा और कैलाश गुफा। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोगीमारा गुफा कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा कि जो जोगीमारा गुफा है वो सूरजपुर जिले में स्थित है। फिर मान लीजिए सीता बेंगरा जो है
वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो सूरजपुर में। लक्ष्मण बेंगरा सूरजपुर में। और याद रखिएगा कि जो सीता बेंगरा है वो एशिया का प्रथम नाट्यशाला भी है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन यही पूछता है कि एशिया का प्रथम नाट्यशाला जो है वो कौन-सा गुफ़ा है? सीता बेंगरा गुफ़ा, सूरजपुर में। लक्ष्मण बेंगरा भी जो है वो सूरजपुर में है। रामगढ़ गुफ़ा भी सूरजपुर ज़िले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का अंग है, ठीक है? फिर देखिए कैलाश गुफ़ा को देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैलाश गुफ़ा है उसे श्री रामेश्वर गुरु गाहिरा बाबा आश्रम के नाम से विख्यात है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। संत गाहिरा गुरु जी ने पहाड़ी चट्टानों को तराश कर गुफ़ा बनवाया था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ संग्रहालय या पुस्तकालय, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए महंत घासीदास संग्रहालय। याद रखिएगा महंत घासीदास संग्रहालय जो है वो रायपुर में स्थित है। फिर है मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय जो है वो जगदलपुर में स्थित है। फिर है सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगाँव में स्थित है। फिर है स्वामी विवेकानंद ग्रंथालय, रायपुर में स्थित है। फिर है पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय, ये भी रायपुर में स्थित है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में प्रमुख आश्रम, सबसे पहले देखिए श्रृंगी ऋषि आश्रम। याद रखिएगा श्रृंगी ऋषि आश्रम जो है वो सिहावा पर्वत, धमतरी में स्थित है। और फिर देखिए कि महानदी के उद्गम स्थल पर ये स्थित है, याद रखिएगा। श्रृंगी ऋषि आश्रम कौन से नदी पर स्थित है? महानदी के उद्गम स्थल पर। फिर देखिए सप्त ऋषि आश्रम, ये सिहावा पर्वत धमतरी पर स्थित है। फिर ये महानदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। देखिए, शबरी आश्रम शिवरी नारायण में है, ठीक है? और विवेक वर्धन आश्रम महासमुंद में, गाहिरा गुरु आश्रम जशपुर, विवेकानंद आश्रम रायपुर। फिर देखिए रामकृष्ण आश्रम भी रायपुर में है, सत्याग्रह आश्रम भी रायपुर में है, वाल्मीकि आश्रम भी बारनवापारा में स्थित है, रामकृष्ण मिशन जो है ये भी नारायणपुर में है, ठीक है? और विशेषकर आदिवासियों की सेवा के लिए बनाया गया था नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रहासिनी, याद रखिएगा जो चंद्रहासिनी है वो चंद्रपुर में स्थित है और ये जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील में चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का जो मंदिर है वो स्थित है। देखिए बूढ़ी खार जो है वो बिलासपुर जिले के बूढ़ी खार में एक चतुर्भुज मंदिर है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बूढ़ी खार है ना, बूढ़ी खार, वो बिलासपुर ज़िले में स्थित है और याद रखिएगा कि बूढ़ी खार में विष्णु की प्रतिमा है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि बूढ़ी खार में किसकी प्रतिमा है, तो याद रखिएगा कि बूढ़ी खार में विष्णु जी की प्रतिमा है। फिर तुम्माड़, तुम्माड़ देखिए, तुम्माड़ जो है ये कोरबा ज़िले में स्थित है और ये कलचुरी यानी हैह वंशी राजाओं ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी यहीं स्थापित की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो कलचुरी राजाओं थे उन्होंने अपनी जो राजधानी थी सर्वप्रथम वो कहाँ स्थापित की थी? तो तुम्माड़ में। और तुम्माड़ कहाँ पड़ता है? कोरबा ज़िले में, ठीक है? फिर देखिए खुड़िया, खुड़िया जांजगीर ज़िले में पड़ता है और ये सक्ती रियासत के खुरिया गाँव में खुरिया रानी का एक मंदिर है। पहाड़ी कोरवा मानते हैं कि इसी से उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है? खुड़िया से, ठीक है? यह मंदिर एक दुर्गम चट्टानों पर बना हुआ है। फिर अगला देखिए कोटगढ़, कोटगढ़ को ये जांजगीर ज़िले में है, ठीक है? और याद रखिएगा कि यह एक पुराना किला है, किले के भीतर अनेक मंदिरों के खंडहर थे और अनेक शिलालेख भी यहीं हैं। फिर है जांजगीर, जांजगीर में याद रखिएगा प्राचीन नाम जो है, ये इसका जाज्वल्य नगरी है। फिर यहाँ पर जाजल्य देव प्रथम द्वारा यह निर्मित अपूर्ण और मूर्ति विहीन मंदिर है, याद रखिएगा। फिर देखिए नवागढ़, नवागढ़ जो है बेमेतरा में है, याद रखिए नवागढ़ कहाँ है? बेमेतरा में। देखिए सबसे पहले बेमेतरा जिला पूर्व में यह गोंड राजाओं की राजधानी थी। बेमेतरा जिला किसकी राजधानी थी? तो गोंड राजाओं की राजधानी थी। उन्होंने 2 तालाब खुदवाए थे, उनके द्वारा निर्मित किला एवं उसके चहुँ ओर खुदे खाइयों के चिन्ह अभी भी मौजूद है। यहाँ खेड़ापति का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे कि संवत 704 में बनाया गया था, ठीक है? फिर देखिए ठिनठिनी, ठिनठिनी पखना। देखिए अंबिकापुर नगर के निकट दरीमा हवाई अड्डा के पास बड़े-बड़े पत्थरों का समूह है। इन पत्थरों को किसी ठोस चीज़ से ठोकने पर विभिन्न धातुओं की आवाज़ आती है, ठीक है? देखिए अबूझमाड़, अबूझमाड़ कहाँ है? तो अबूझमाड़ नारायणपुर ज़िले में पड़ता है, ठीक है? और याद रखिएगा कि नारायणपुर ज़िला जो है वो
गोंडों की उपजाति अबूझमाड़िया का निवास स्थान है। याद रखिएगा, गोंडों की उपजाति कौन है? अबूझमाड़िया। यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है, अबूझमाड़। और कौन से जिले में पड़ता है अबूझमाड़? नारायणपुर जिले में पड़ता है। फिर देखिए मुड़पार, याद रखिए मुड़पार जो है वो कांकेर जिले में है। कांकेर से उत्तर में 12 मील की दूरी पर स्थित उक्त गांव महानदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं यत्र तत्र बिखरी हुई है। फिर देखिए खैरागढ़। खैरागढ़ राजनांदगांव जिले में पड़ता है और याद रखिएगा कि खैरागढ़ की राजकुमारी इंदिरा की याद में स्थापित खैरागढ़ का इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय एशिया महाद्वीप का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि कला और संगीत को समर्पित है। याद रखिएगा। फिर है राजकुमारी इंदिरा की संगीत से लगाव की याद अक्षुण्ण बनी रहे, इस प्रयोजन हेतु ही राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपना राजमहल कमल विलास महल संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दान स्वरूप दे दिया था। याद रखिएगा। ठीक है। फिर देखिए 1944 में संगीत महाविद्यालय के रूप में यह स्थापित हुआ था। कब? 1944 में। ये ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1956 में विश्वविद्यालय का दर्जा इसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय को मिला था। याद रखिएगा। और संगीत महाविद्यालय के रूप में खैरागढ़ बना था 1944 में। ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला देखिए गंडई। गंडई कहाँ है? राजनांदगांव में। खैरागढ़ के नजदीक 30 किलोमीटर में गंडई स्थित है जो कि भोरम देव से समान दूरी पर स्थित है। यहाँ कलचुरी कालीन 13वीं शताब्दी का एक शिव मंदिर है। गंडई में क्या है? एक शिव मंदिर है। इस मंदिर का देउर मंदिर श्रीरध नागर शैली में बना हुआ है जो कि भव्य मंदिर कलचुरी कालीन वास्तु विन्यास एवं मूर्ति निर्माण की समृद्ध परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। फिर देखिए चित्रकूट जलप्रपात। याद रखिएगा जो चित्रकूट जलप्रपात है वो बस्तर में स्थित है और बस्तर जिले में जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख दर्शनीय जलप्रपात को देख लेते हैं एक बार। तीरथगढ़ जलप्रपात। याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि मुनगा बहार नदी पर बना है। किस पर बना है? मुनगा बहार नदी पर। और यदि क्वेश्चन में ये पूछता है कि तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से जिले में है तो याद रखिएगा कि जगदलपुर में है। ठीक है। फिर देखिए कांगेर धारा। कांगेर धारा जो है ये बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी पर बनाया गया है। कांगेर धारा यही निकट ही भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ भी मिलते हैं। याद रखिए सतधारा जलप्रपात। याद रखिए सतधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बारसूर के समीप बोध घाटी पहाड़ी से गिरते हुए क्रमशः बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा एवं बाढ़ धारा है। ठीक है। और शिव चित्र धारा, यहाँ पर 7 धाराएं हैं। कहा जाता है कि भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात है। फिर देखिए मलाज कुंडम। मलाज कुंडम कांकेर जिले में यह प्रपात दूध नदी का उद्गम स्थल है। चर्रे मर्रे जो है वो नारायणपुर जिले में। फिर देखिए मलाज कुंडम। मलाज कुंडम कांकेर जिले में यह जो जलप्रपात है ये दूध नदी का उद्गम स्थल है। और याद रखिए चर्रे मर्रे जो है वो नारायणपुर जिले में आमाबेड़ा में है। ठीक है। फिर याद रखिएगा कि खुरसेल झरना ये नारायणपुर के खुरसेल घाटी में गुड़ाबेड़ा के निकट स्थित है। फिर देखिए बोगतुम जलप्रपात ये बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम के निकट पोड़सपल्ली ग्राम में स्थित है। फिर देखिए रक्सगंडा जलप्रपात ये बलरामपुर जिले में चांदी थाना एवं बंगली नामक स्थान में समीप रेंड नदी पर स्थित है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन यदि आता है कि रक्सगंडा जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है तो याद रखिएगा ये रेंड नदी पर है। फिर देखिए कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात जो है बलरामपुर जिले के डीपाडीह के निकट कन्हार नदी में स्थित है। और फिर देखिए अमृतधारा जलप्रपात ये कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर नामक स्थान के पास हसदो नदी पर स्थित है। फिर देखिए अगला तामड़ा घुमड़।
तांबड़ा घूमर जो है ये बस्तर जिले के मारडूम के पास तांबड़ा बहार नदी पर है। फिर देखिए रानी दरहा जलप्रपात। रानी दरहा जलप्रपात जो है ये सुकमा जिले के कोंटा तहसील के विकास खंड छिंदगढ़ में ग्राम तालनार के पुजारी रास में यह दरहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ शबरी नदी का जल अत्यधिक गहराई के कारण ठहरा हुआ प्रतीत होता है रानी दरहा जलप्रपात के पास, ठीक है। फिर आइए देख लेते हैं मलगेर इंदुल जलप्रपात के बारे में। देखिए मलगेर इंदुल जलप्रपात ये सुकमा जिले के मलगेर नदी पर स्थित है। फिर है मेंदरी घूमर हाथी दरहा। ये चित्रकूट बारसूर मार्ग पर मटनार नाले पर स्थित है। फिर है पुलपाड़ इंदुल। ये दंतेवाड़ा सुकमा मार्ग पर पुलपाड़ ग्राम की पहाड़ियों पर स्थित जलप्रपात है। फिर है मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा इंदुल। इंद्रावती नदी पर हांदावाड़ा के निकट स्थित है। फिर देखिए मंडवा जलप्रपात। याद रखिए मंडवा जलप्रपात जो है वो बस्तर का तोकापाल विकासखंड में है। और गुप्तेश्वर जलप्रपात ये बस्तर में शबरी या कोलाब नदी पर स्थित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी के किनारे है यदि ये पूछता है तो याद रखिएगा शबरी या कोलाब नदी के किनारे। और फिर देखिए सरभंजा। याद रखिए मैन पार्ट में यह टाइगर हिल के पास है जो कि इको पॉइंट के रूप में भी फेमस है। फिर देखिए केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात केंदई नदी कटघोरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोरबा जिले में स्थित है। रानी दाह जलप्रपात जशपुर जिला कहा जाता है। ये उड़ीसा की किसी भी रानी ने यहाँ कूद कर आत्महत्या की थी, इसलिए इसका नाम रानी दाह पड़ गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।